हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल श्रेयसेठ क्लासेस। हमने बिजनेस में एक चैप्टर स्टार्ट किया हुआ था। चैप्टर का नाम है कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग का मतलब मैंने आपको बताया था, ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम स्टेप्स लेते हैं जिससे कि हमारे एक्चुअल रिजल्ट और डिजायर्ड रिजल्ट क्लोजर टुगेदर हो सके। यानी कि सबसे पहले हम अपनी परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट करते हैं, उसके बाद उसे कंपेयर करते हैं स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस यानी जो हमने सोचा था उससे, और उसके डिफरेंस को कैलकुलेट करके एनालाइज करते हैं और एक्शन लेते हैं जिससे कि डिफरेंस फ्यूचर में रीअकर ना हो सके। और यही इसका प्रोसेस है जो आज हमने पढ़ना है। तो उस प्रोसेस का पहला स्टेप देखो क्या लिखा है, सेटिंग परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड। यानी कि आप परफॉर्मेंस का स्टैंडर्ड फिक्स कर रहे हैं। स्टैंडर्ड फिक्स हो गया, फिर उसे आप मेजर कर रहे हैं आपके एक्चुअल रिजल्ट्स। आपने क्या करा, स्टैंडर्ड सेट किया था कि मुझे 80 प्लस या 90 प्लस लाने, दैट इज सेटिंग परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड। अब जब स्टैंडर्ड सेट हो गए, आप देख रहे हैं कि प्री बोर्ड दिया कितने नंबर आए, वो हो गया मेजरमेंट ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस। 85 या 90 का कोई टारगेट था आपका, एक्चुअल में आया सिर्फ 50%। सेटिंग स्टैंडर्ड जब बने हुए थे तो एक्चुअल को स्टैंडर्ड से कंपेयर करोगे। अब जो बच्चे फेल होते हैं ना प्री बोर्ड में, उसका कारण यही होता है उनका स्टैंडर्ड ही नहीं कोई सेट किया होता उन्होंने। अरे दे आएंगे, पास हो जाएंगे। और एक चीज तो हमें सबको पता है, जितना हम सोचते हैं उससे पहले तो लोअर लेवल पे ही आते हैं। जब आपकी सोच पास होने की थी तो फेल होना तो कंफर्म था। अगर सोच होती कि अच्छे मार्क्स लाने हैं तब पास होते। सेटिंग परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड, मेजरमेंट ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस। थर्ड स्टेप में हम कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड को एक्चुअल से, दैट इज कंपैरिजन ऑफ एक्चुअल विद स्टैंडर्ड। फिर हम उसका डिफरेंस कैलकुलेट करेंगे। डिफरेंस आ गया, सपोज अभी जो बताया एग्जांपल 85 का टारगेट था, प्री बोर्ड्स में आए 50, 35 का डिफरेंस है। उस डिफरेंस को फाइंड किया पहले कंपेयर करके, फिर उस डिफरेंस के रीजंस देखे कि डिफरेंस क्यों आया, और डिफरेंस निकालने के बाद हमने करेक्टिव एक्शन लिए जिससे कि डिफरेंस फ्यूचर में रीअकर ना। इसको बोलते हैं पूरा कंट्रोलिंग प्रोसेस। तो यही 5 स्टेप्स हैं। एक बार स्टेप्स के नाम पढ़ते हैं। पहला स्टेप सेटिंग परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड, दूसरा मेजरमेंट ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस, तीसरा कंपैरिजन ऑफ एक्चुअल विद स्टैंडर्ड, फोर्थ एनालाइज द डेविएशन, एंड फिफ्थ टेकिंग करेक्टिव एक्शन। अब बेटा इस चैप्टर में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारा प्रोसेस ये है, सेटिंग परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड, दूसरा मेजरमेंट ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस, तीसरा क्या है, कंपैरिजन ऑफ एक्चुअल विद स्टैंडर्ड, और फोर्थ है एनालाइज द डेविएशन, और फिफ्थ है टेकिंग करेक्टिव एक्शन। और बेटा एक चीज याद रखना, इस प्रोसेस में से एक क्वेश्चन बनेगा इस चैप्टर में, या फिर आपके पास इसका दूसरा क्वेश्चन जो मेरे हिसाब से बनता है वो लिमिटेशंस का अच्छा क्वेश्चन बनता है, लिमिटेशंस ऑफ कंट्रोलिंग, और या फिर हाउ प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग आर रिलेटेड टू ईच अदर। ठीक है, आगे का आंसर है उसका पूरा। अदरवाइज एक छोटा क्वेश्चन है 1 नंबर में, हाउ कंट्रोलिंग इज फॉरवर्ड लुकिंग एज वेल एज बैकवर्ड लुकिंग, वो हम इसके फीचर्स में पढ़ चुके हैं, तो वहां से आंसर बन जाता है कई बार। ठीक है, पढ़ते हैं। स्टेप 1 क्या था हमारा, सबसे पहले हम अपनी परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड जो है उसको सेट करेंगे, परफॉर्मेंस के स्टैंडर्ड को, जिसके बेस पे हम एक्चुअल परफॉर्मेंस कैलकुलेट करते हैं। और बिना स्टैंडर्ड के तो आप कुछ कंट्रोल लगा ही नहीं पाएंगे। सोचो कि किसी का कोई स्टैंडर्ड नहीं है, टारगेट नहीं है, तो क्या वो अपने ऊपर कंट्रोल लगाता है? और यही एक रीजन है जो बच्चे नंबर कम स्कोर करते हैं या पास नहीं हो पाते, उनका कोई स्टैंडर्ड यानी कि टारगेट सेट ही नहीं था। अगर टारगेट नहीं होता तो सिंपल सी बात है हम मेहनत नहीं करते।
और आप भी जानते हैं जब आप यहां से घर जाते हैं तो आपको नहीं पता होता आगे आपने क्या करना है, तो आप क्या करते हैं, ऐसे घर पहुंचने में 1 घंटा लगा देते हैं, क्योंकि आपका आगे कोई टारगेट या काम डिसाइडेड नहीं है। जिस दिन टारगेट या काम डिसाइडेड होता है, आप देखना कि आप बिना किसी की वेट करे सबसे पहले यहां से निकलते हैं, भैया आज मुझे ना पापा के साथ कहीं जाना है या कोई काम है। ऐसा भी होता है कई बार, आप बैच खत्म होने से पहले ही कहते हैं कि सर मुझे जरूरी काम है, मैं जाऊं। क्यों? क्योंकि आगे टारगेट है। अगर कोई टारगेट नहीं होता, हमें सबको पता है कि हम टाइम वेस्ट करते हैं। तो देखो क्या लिखा है, द फर्स्ट स्टेप इज टू सेट स्टैंडर्ड। सबसे पहला काम जिंदगी में होना चाहिए कि आप अपने स्टैंडर्ड सेट करें। एंड स्टैंडर्ड आर दोज क्राइटेरिया ऑन द बेसिस ऑफ विच एक्चुअल परफॉर्मेंस इज मेजर्ड। कह रहे स्टैंडर्ड वो क्राइटेरिया है जिसके बेस पे आप अपनी एक्चुअल परफॉर्मेंस को मेजर कर सकते हैं। स्टैंडर्ड 2 चीजों के होते हैं, क्वांटिटेटिव, क्वालिटेटिव। हम सब क्वांटिटेटिव स्टैंडर्ड तो सेट करते ही हैं। मैं कहता हूं आज इतना क्वेश्चन करके लाने हैं, तो क्वांटिटी तो पता है कि इतने करने हैं। अब बात आती है सर क्वालिटेटिव। सक्सेस किसे मिलती है एट द एंड? जिसने वो क्वांटिटेटिव स्टैंडर्ड को अचीव करने के लिए क्वालिटी से काम किया हो। काम तो किया पर दिल से किया है ना, तो समझ आ जाएगा। अब यह है कि सर करना ही है, तो इलिस्ट्रेशन है सर, देख के कर देंगे। समझ रहे? तो क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव दोनों का टारगेट एक साथ होना चाहिए। पढ़ते हैं, देखो क्या लिखा है, क्वांटिटेटिव आर दो स्टैंडर्ड विच कैन बी मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ फिगर्स। फॉर एग्जांपल, टोटल कॉस्ट इज ₹100 एंड 10 यूनिट्स एक्सेट्रा, यानी कि नंबर्स की फॉर्म में जो मेजर किए जाए वो होता है क्वांटिटेटिव। क्वालिटेटिव क्या होते हैं? जो नंबर्स की फॉर्म में मेजर ना हो। गुडविल, ऑनेस्टी, कितने ध्यान से, कितनी ऑनेस्टी से काम किया है। These are those standards which cannot be shown with the help of figure. For example, goodwill, morale, honesty, etc. ये सब हमारे कौन से हो गए? क्वालिटेटिव स्टैंडर्ड। दोनों सेट होने चाहिए। And there are some factors which are to be considered while deciding standard. कह रहे जब टारगेट सेट कर रहे हो ना, कुछ चीजों को दिमाग में रखना। क्या? सबसे पहला, इट शुड बी इजीली अटेनेबल। ऐसा टारगेट हो जो आप कर भी पाए दिन में, पूरा अचीवेबल होना चाहिए। आपने कहा कि आज मैं 100 क्वेश्चन करूंगा, भाई ऐसे स्टैंडर्ड सेट करते हैं ना, तो जब करने बैठते हैं पहले डिमोटिवेट हो जाते हैं, होना तो है नहीं। ठीक है, इट शुड बी अटेनेबल। नंबर 2, इट शुड बी मेजरेबल, आराम से कैलकुलेट हो सके कितनी देर में कितना करना है। एंड इट शुड बी फ्लेक्सिबल। अगर आपको लगा कि सर 2-4 क्वेश्चन रह गए और मेरे अंदर अब हिम्मत नहीं है, कोई बात नहीं, सुबह उठ के कर लूंगा बाकी, तो इट शुड फ्लेक्सिबल ऑल्सो। क्लियर हो गई बात? तो पहला है सेटिंग परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड। आप स्टैंडर्ड सेट करें, वो क्वांटिटेटिव होते हैं और क्वालिटेटिव होते हैं, और उसको सेट करते टाइम 3 चीजों का ध्यान रखेंगे। इट शुड बी अटेनेबल, इट शुड बी मेजरेबल एंड इट शुड बी फ्लेक्सिबल। क्लियर हो गई बात? स्टेप 1 ओवर। स्टेप 2 क्या था हमारा? टारगेट सेट होने के बाद हम एक्चुअल परफॉर्मेंस को मेजर करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ स्टैंडर्ड्स। देखते हैं क्या लिखा है। The second step is measurement of actual performance and it is done on the basis of predetermined standard. कह रहे जब आप कैलकुलेट करते हैं तो वो किसके बेस पे कैलकुलेट होती है? प्रीडिटरमाइंड स्टैंडर्ड। और जो बच्चे आप देखिए स्टैंडर्ड नहीं होता, वो अगर पास हो जाए ना तो उनके दिमाग में इतनी खुशी आती है, भाई मैंने तो बहुत कुछ कर लिया जिंदगी में, क्योंकि उनके पास कंपेयर करने के लिए कुछ नहीं है। उन्होंने यही कहा, सेकंड स्टेप में आप एक्चुअल परफॉर्मेंस मेजर करते हैं, जो किसके बेस पे होती है? ऑन द बेसिस ऑफ प्री डिटरमाइंड स्टैंडर्ड। इन दिस स्टेप वी फाइंड आउट वेदर द वर्क इज डन अकॉर्डिंग टू द प्लान्स और नॉट। इसमें पता चलता है कि हमारा काम प्लान के अकॉर्डिंग हुआ है या नहीं। मेजरमेंट शुड बी डन, और मेजरमेंट कब करें? इट शुड बी डन आफ्टर द टास्क इज कंप्लीटेड। जब काम पूरा हो जाए ना तब मेजर करना। आप क्या करते हैं, एक चैप्टर कर लिया, उसमें अच्छे नंबर आ गए, अरे मेरी तैयारी तो बहुत बढ़िया चल रही, बट इट शुड बी डन आफ्टर द वर्क इज कंप्लीटेड। जब पेपर दिया, सारे चैप्टर आ गए, तब पता लगा कि एक्चुअल में कहां स्टैंड कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, कंपनी अचीव ओनली ₹20 crore। ये क्या है सर? ये लाइन समझ नहीं आती, क्योंकि स्टेप 1 का एक लाइन मिसिंग है। स्टेप 1 में लिखना एक पॉइंट, सब बच्चे क्या लिखेंगे? एग्जाम्पल, सपोज कंपनीज टारगेट इज, सपोज कंपनीज टारगेट is to
increase the sales by ₹20 crores। कि कंपनी का टारगेट था कि हमें सेल को 20 करोड़ से इंक्रीज करना है, एक्चुअल में कितना आया? सिर्फ 5 करोड़। तो अब से पता लग गया ना एक्चुअल और स्टैंडर्ड में फर्क आ रहा है। 2 स्टेप्स हो गए। तीसरे स्टेप में हम क्या करेंगे? स्टैंडर्ड और एक्चुअल को कंपेयर करने वाले। विल कंपेयर द स्टैंडर्ड विद एक्चुअल और उसका डिफरेंस निकालेंगे। अब डिफरेंस को क्या बोलते हैं यहाँ पे? डेविएशन। ठीक है। अब वो डेविएशन 3 तरह का होगा, पॉजिटिव डेविएशन, जीरो डेविएशन और नेगेटिव डेविएशन। पढ़ते रहे क्या लिखा है? इन दिस स्टेप एक्चुअल परफॉर्मेंस इज कंपेयर्ड विद स्टैंडर्ड। एक्चुअल को स्टैंडर्ड से कंपेयर करते हैं एंड डेविएशंस आर फाइंड आउट, और डेविएशन को फाइंड आउट करते हैं। डेविएशंस आर ऑफ 2 टाइप, पॉजिटिव, नेगेटिव। पॉजिटिव में 2 होते हैं। देखो क्या लिखते हैं? टोटल डेविएशंस 10 यूनिट का टारगेट है, 12 बना ली, पॉजिटिव डेविएशन। 10 बनाई, जीरो डेविएशन, कोई डेविएशन नहीं, जितना सोचा था उतना अचीव हो गया। 8 बनाई, नेगेटिव डेविएशन। समझ आ गई बात? आगे पढ़े, देखो क्या लिखा है इसी में। दिस स्टेप इन्वॉल्व्स, इस स्टेप में क्या किया हमने? कंपैरिजन ऑफ एक्चुअल विद स्टैंडर्ड। कंपेयर किया एंड सच कंपैरिजन विल रिवील द डेविएशन बिटवीन एक्चुअल एंड स्टैंडर्ड रिजल्ट। उससे आपको क्या पता लग गया कि कितना डेविएशन आया, कितना डिफरेंस आया। समझ आ गई बात? अब डिफरेंस आने के बाद आप क्या करने वाले हैं बेटा? उस डिफरेंस को एनालाइज करेंगे कि डिफरेंस क्यों आ रहा है, रीजन क्या है, और इस डिफरेंस को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। उसके लिए हम स्टेप्स लेंगे लास्ट में, टेकिंग करेक्टिव एक्शन, जिससे कि फ्यूचर में डिफरेंस रिकर ना हो। एक बार हम एनालाइज करते हैं डेविएशन को। स्टेप नंबर 4। आफ्टर कंपैरिजन ऑफ एक्चुअल विद स्टैंडर्ड one can find out the reason of deviation। जब आप कंपेयर कर लेंगे तो आप रीजन फाइंड आउट कर देंगे डेविएशन क्यों है, so that one can feel about the mistakes। आप मिस्टेक्स या मिसमैचेस को फील कर पाएंगे क्यों हुई है, which are not to be repeated in future, जिससे कि ये मिस्टेक्स में फ्यूचर में रिअकर ना कर। समझ आ गई बात? और वो मिस्टेक्स कैसी हो सकती हैं? 4 तरह की मिस्टेक्स होती हैं। ह्यूमन कॉज, uncertain events, various hurdles and wrong standards। सबसे पहला ह्यूमन कॉज, जब इंसान अपनी लापरवाही की वजह से कोई नुकसान करे तो उसको हम बोलते हैं ह्यूमन कॉज ऑफ डेविएशन। आपके जो डिफरेंस आते हैं उसमें सबसे बड़ा मेन कॉज यही होता है कि हमें टाइम भी मिला, हमारे पास मटेरियल भी था, बट हमने कह दिया चल छोड़ कल करेंगे। वो एक मेन रीजन होता है डेविएशन का। पढ़ते हैं, देखो इन्होंने भी ये लिखा है, द रिडक्शन इन एफिशिएंसी ऑफ एम्प्लॉई इज चीफ अमंग द ह्यूमन कॉज। ह्यूमन कॉज का मेन रीजन क्या है? ह्यूमन कॉज का मेन रीजन क्या है? रिडक्शन इन एफिशिएंसी। हम एफिशिएंसी से काम नहीं करते, जितनी मेहनत से हम कर सकते हैं उतनी मेहनत हम नहीं करते। दूसरा कारण, वेरियस इवेंट्स, सॉरी अनसर्टेन इवेंट्स, जैसे कि लॉकआउट्स, शॉर्टेज ऑफ रॉ मटेरियल, स्ट्राइक्स एक्सेट्रा। इन कारणों की वजह से भी हमारी आउटपुट में फर्क पड़ता है। तीसरा, वेरियस हर्डल्स, कुछ रुकावटें और भी आती हैं, जैसे कि मशीन बंद हो गई, बॉयलर बर्स्ट हो गया, या गुड्स अवेलेबल होने के बाद भी आप उनकी सप्लाई नहीं कर पा रहे। सप्लाई ऑफ हर्डल्स इन मेकिंग सप्लाई। क्लियर? समझ आ गई बात? लास्ट पॉइंट क्या लिखा है? रॉन्ग स्टैंडर्ड। आपने जो टारगेट सेट किया वो टारगेट ही गलत था, उसे अचीव करना पॉसिबल ही नहीं था। क्लियर? तो पढ़ते हैं, देखो क्या लिखा है, इट मे बी इन द फॉर्म ऑफ मेकिंग रॉन्ग स्टेटमेंट अबाउट सेल्स और प्रॉफिट। आपने जो स्टेटमेंट या जो सोचा था प्रॉफिट या सेल के बारे में या मार्क्स के बारे में, वो सोची गलत थी। आपने सोचा 95 प्लस लाऊंगा और प्री बोर्ड में पास भी नहीं हुआ जा रहा, इसका मतलब आपके टारगेट ही गलत है। तो पहले तो आपको टारगेट को सही करना चाहिए भाई, पहले पास तो हो जाए एटलीस्ट, और फिर उसे धीरे धीरे इंक्रीज करना चाहिए। इज इट ओके? अब वो कह रहे हैं ये जो प्रॉब्लम्स आई हैं इसको कंट्रोल करने के लिए रीजंस तो समझ आ गए आपके पास। 4 रीजन होते हैं, ह्यूमन कॉज, अनसर्टेन इवेंट्स, वेरियस हर्डल्स और रॉन्ग स्टैंडर्ड। अब इसको कंट्रोल कैसे कर सकते हैं? उसके लिए 2 तरीके हैं, दोनों समझ लें, रीड कर लेंगे कल को। क्रिटिकल
पॉइंट कंट्रोल और मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन। क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल का मतलब क्या है? हम सिर्फ उन एरियाज पे फोकस करें जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। अब इंपॉर्टेंट का मतलब क्या है? जो हमारी पूरी परफॉर्मेंस को इफेक्ट कर रहे हैं उसको पहले कंट्रोल करें। मतलब जो पूरी परफॉर्मेंस को इफेक्ट कर रहे हैं का मतलब क्या है? जो आपकी ओवरऑल परफॉर्मेंस को इफेक्ट करे। फॉर एग्जाम्पल एक ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से समझते हैं, आपकी अपनी ऑर्गेनाइजेशन है, आप जो चीज बना के बेच रहे हैं, जो प्रोडक्ट बना के बेच रहे हैं, उसमें दो तरह से इंक्रीज हो रहा है उसकी कॉस्ट में। एक तो ट्रांसपोर्टेशन या पोस्टल कॉस्ट, स्पीड पोस्ट की कॉस्ट बढ़ रही है 5 रुपए से, और 1 रुपए से कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ रही है। तो आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है? दोनों में से क्या पहले कंट्रोल करें? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन या पोस्टल कॉस्ट? क्यों? ध्यान से समझेंगे, क्योंकि वो पूरी परफॉर्मेंस को इफेक्ट करने वाली है। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का बढ़ने का मतलब क्या है? कि आपका प्रॉफिट कम हो जाएगा, पूरी ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस पे इफेक्ट आएगा। बट पोस्टल कॉस्ट के बढ़ने का मतलब क्या है? कि कोरियर करने की कॉस्ट बढ़ रही है, और कोरियर पहली बात तो आप रोज करते नहीं है। दूसरा, अगर बढ़ भी रहे हैं तो हमारी गलती से थोड़ी बढ़ रही है, उसे हम कंट्रोल कर ही नहीं सकते ना। हम कंट्रोल किसे करेंगे? जो हमारे कंट्रोल में है और जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। इसीलिए हम इंपॉर्टेंट एरियाज को कंट्रोल करें, दैट इज क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल। एक होता है मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन। जो इंसान सब कुछ कंट्रोल करने की कोशिश करता है, एट द एंड वो कुछ भी कंट्रोल नहीं करता। कुछ लोग होते हैं अभी एक चीज कर रहे हैं, पहले वो पहले वो पहले वो, और एट द एंड वो कुछ भी नहीं करता। तो पहले देखें कि जो ज्यादा जरूरी है, जो अभी कर रहे हैं, पहले उसे तो ढंग से कर लें। जब बच्चे कहते हैं कल पेपर है, आज भैया मैंने 7-8 चैप्टर करने, मैं क्या कहता हूँ? 3-4 कर ले, ढंग से कर लियो, जिससे कि कुछ तो रिजल्ट मिले। तो वही यहाँ पे है मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन। इसको हम रीड आउट करेंगे कल को, बाकी करते हैं नेक्स्ट क्लास में। अभी के लिए बाय बाय।